सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले, जो कि है फ्रेजनेल्स इक्वेशन। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट्स में कवि क्या कहना चाह रहा है वो आप थोड़ी देर बाद समझ जाओगे। तो सबसे पहले तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि प्रोपोगेट कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक पहला मीडियम है इस तरफ और दूसरा मीडियम है इस तरफ, और ये है मेरे पास कुछ बाउंड्री, और यहाँ मेरे पास एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से होती है मैं आपको सबसे पहले तो समझाना चाहूंगा। चलिए मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मेरे पास कुछ इस तरीके से। ओके, अब ये है मेरे पास, ये वाला है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, अब इस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस डायरेक्शन में वो वेव प्रोपोगेट कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एंड वाई डायरेक्शन में मेरी है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मेरी जो जेड डायरेक्शन में है वो है इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और इस डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट कर रही है। और ये मेरा पहला वाला जो मीडियम है उसको मैं कहना चाहूंगा कि मीडियम फर्स्ट है, और ये दूसरा वाला जो मीडियम है वो मीडियम सेकंड है। ठीक है, ये वाला मीडियम कौन सा हमारा सेकंड मीडियम है। और फर्स्ट वाले मीडियम में इस वेव की जो वेलोसिटी है वो है v1, दूसरे वाले मीडियम में जो वेलोसिटी है वो है v2, एंड आल्सो पहले वाले मीडियम में जो मेरी परमिटिविटी है, या उसको आप परमिटिविटी बोल सकते हो, परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है, और दूसरे वाले मीडियम में परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन 2 है। एंड उसके बाद मेरी जो यहाँ परमेबिलिटी है फर्स्ट वाले मीडियम में, तो उसको मैं कहना चाहूँगा μ1, एंड दूसरे वाले मीडियम में जो परमेबिलिटी है वो है μ2, एंड अगेन मेरे पास इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पहले वाले मीडियम का वो है n1, एंड दूसरे वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n2। ठीक है, अब वो ये वेव क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, पहले वाले मीडियम से दूसरे वाले मीडियम में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अब जैसे ये वेव ट्रांसमिट हो जाएगी तब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, x इसी डायरेक्शन में रहेगा, y उसी डायरेक्शन में रहेगा और z भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। तो क्या मैं इसको ट्रांसमिटेड वेव को, और ये मेरी कौन सी वेव है, इंसिडेंट वेव है जो कि, और ये मेरी ट्रांसमिटेड वेव रहेगी जो कि एज इट इज रहेंगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। अब इसी एक्स एक्सिस के अलोंग ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्स एक्सिस के अलोंग रहेंगी, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी वो वाई एक्सिस के अलोंग रहेंगी। मैं उसको अलग कलर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैग्नेटिक फील्ड को मैं इस वाले कलर से दिखाता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब कोई फर्क नहीं पड़ा जो वो फर्स्ट वाले मीडियम से दूसरे वाले मीडियम में ट्रांसमिट हो गई। अब दो और एक संभावना हो सकती है कि इस वाले बाउंड्री को टकरा के वो रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट होंगी, और जैसे ही रिफ्लेक्ट होंगी ये जो एक्स एक्सिस है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एंड ये जो z है मेरा वो अंदर की ओर रहेगा, और y का y उसी डायरेक्शन में रहेगा। देखो जरा किस तरीके से हो जाएगी। अब ये वेव जो है हमारी वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, मान के चलता हूं मैं। अब ये x एक्सिस हो गया मेरा, एंड ऊपर का y तो y एज इट इज रहेगा, और जैसे ही x साइड इस तरफ आ जाएंगी और y तरफ तो ऊपर ही रहेंगी, लेकिन ये z साइड जो है वो अंदर की ओर चली जाएंगी कुछ इस तरीके से। ये वाली मेरे पास ये इस तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, ये z एक्सिस उस तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब z एक्सिस को हमने किस तरफ के, z को हम z के अलोंग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैंने इसको लिखा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, एंड जो y एक्सिस है उसको y एक्सिस के अलोंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो मैंने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से देखा है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे कि ये हमारी कौन सी वेव है, इंसिडेंट वेव है, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है, एंड ये हमारी क्या है, ट्रांसमिटेड वेव है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ट्रांसमिटेड वेव। अब माय डिफरेंस अगर आपने देखा होगा तो एक्स एक्सिस में जो हमारी इंसिडेंट वेव है और ट्रांसमिटेड वेव है उसके लिए तो दोनों इक्वेशन सेम रहेंगे, लेकिन वो जो हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है उसके लिए एक्स एक्सिस चेंज हो जाएगा एंड जेड एक्सिस चेंज हो जाएगा। अब वो ये आप थ्योरी आप पढ़ते ही समझ जाओगे। देखो मैंने क्या लिखा है, कंसीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के अलोंग है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के अलोंग है, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी z एक्सिस के अलोंग है, एंड हमारी जो वेव प्रोपोगेट कर रही है इंसिडेंट वेव वो किसके अलोंग है, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग है। अच्छा ठीक है, यहां तक let us consider that the electromagnetic wave is an propagating medium first। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस मीडियम से दूसरे वाले मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है, तो उस समय उस मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमारा वो क्या बोला गया है, यह n1 है जो मैं पहले भी बता चुका हूं, वेलोसिटी v1 है, एंड परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है, एंड परमिएबिलिटी μ1 है। सिमिलरली दूसरे वाले मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है, वेलोसिटी v2 है, एंड परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट
E2 है और या आप उसको ε2 बोल सकते हो, एंड परमिएबिलिटी क्या है, μ2 है। अब हमारे पास चलिए मान लेते हैं कि द प्लेन वेव सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इस प्लेन वेव के लिए हमको एक इक्वेशन लिखना है। अब देखो वो इक्वेशन क्या निकल कर आता है हमारे सामने, जो कि आपने काफी बार पढ़ा भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो मेरे पास इक्वेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास E नॉट, ठीक है, E नॉट यानी कि एम्पलीट्यूड है, एंड e टू द पावर आयोटा, और यहाँ मेरे पास होगा kx माइनस ओमेगा टी। ओके, एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से किसके अलाउंग है, किस एक्सिस के अलाउंग है, y एक्सिस के अलाउंग है। तो मैं यहाँ उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए y कैप लगा देता हूँ। एंड सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो ये हो जाएगा मेरे पास b नॉट e टू द पावर आयोटा, और यहाँ kx माइनस ओमेगा टी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस एक्सिस के अलाउंग है, देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी z एक्सिस के अलाउंग है। तो मैं यहाँ डायरेक्शन शो करने के लिए छोटा सा z कैप लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको इक्वेशन दूं या ना दूं, या ठीक है आगे चल के दे देता हूँ। अब सिमिलरली हमको क्या करना है, ये वाला इक्वेशन इंसिडेंट वेव के लिए निकालना है, ट्रांसमिटेड वेव के लिए लिखना है, एंड रिफ्लेक्टेड वेव के लिए निकालना है। तो ये बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। अब यहां तक अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आगे बचा हुआ काम आगे प्रोसीड कर लेता हूं। सो सबसे पहले तो हम इंसिडेंट वेव के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं कि इंसिडेंट वेव इक्वेशन। ठीक है, अब इंसिडेंट वेव के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूंगा तो यही आ जाएगा, सेम एज इट इज, कोई भी चेंजेस नहीं होगा उसमें से। तो वो इंसिडेंट वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए तो E इंसिडेंट इज इक्वल टू E नॉट इंसिडेंट e टू द पावर आयोटा। ठीक है, एंड यही रहेगा कि kx माइनस ओमेगा टी, एंड यहाँ y कैप एज इट इज। एंड सिमिलरली अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन निकालना चाहूँ तो यहाँ B इंसिडेंट इज इक्वल टू B नॉट I e टू द पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा टी, एंड यहाँ क्या आ जाएगा, उस किसके अलाउंग है, वो z कैप के अलाउंग है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से हमको क्या करना है, अब रिफ्लेक्टेड वेव के लिए लिखना है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा रिफ्लेक्टेड वेव इक्वेशन। अगर रिफ्लेक्टेड वेव के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूंगा तो वो किस तरीके से बनेगा, देखो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड E, और रिफ्लेक्टेड के लिए तो R, यहाँ से अगेन E नॉट R एंड e टू द पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा टी, एंड यहाँ y कैप। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव किस डायरेक्शन के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड y के अलोंग है, तो इसलिए y लिखा। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि पहले x इस डायरेक्शन में था, पहले इसी मीडियम में है, लेकिन इस डायरेक्शन में x है, और रिफ्लेक्टेड वेव का x जो है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैं इस x को क्या करूंगा, x वाले को माइनस लगाऊंगा, तो यहाँ एक माइनस आ जाएगा, एंड बाकी का तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर लेता हूं मैं, उसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन लिखना चाहूंगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू B नॉट ऑफ रिफ्लेक्टेड e टू द पावर आयोटा, और फिर से एक बार x तो चेंज हो गया तो इसके लिए माइनस लगाया, kx माइनस, और यहाँ ओमेगा टी, एंड यहाँ क्या आ जाएगा, z कैप। लेकिन अगर आप z कैप की भी अगर डायरेक्शन देख पा रहे होगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ y की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है। देखो पहले भी ऊपर y था और अब भी y ऊपर ही है, लेकिन b पहले बाहर की ओर था, अब भी अंदर की ओर है, यानी कि जो z एक्सिस अंदर की ओर जा रहा है। तो z एक्सिस के लिए अगर मैं यहाँ नेगेटिव लिखना चाहूंगा तो यहाँ मेरे पास एक छोटा सा नेगेटिव आ जाएगा। ओके, बढ़िया है यहाँ तक। और सिमिलरली इसी तरीके से हमको क्या लिखना है, अभी देखो जरा, अब ट्रांसमिटेड वेव के लिए लिखना है ट्रांसमिटेड वेव इक्वेशन। अगर ट्रांसमिटेड वेव के लिए अगर इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो सेम आ जाएगा, क्योंकि कोई भी एक्सिस किसी भी तरीके से चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ मैं डायग्राम अभी मिटा रहा हूं, फिलहाल तो आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए इक्वेशन लिखाएंगे ट्रांसमिटेड वेव के लिए। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा E t इज इक्वल टू E नॉट ऑफ t, एंड सेम e टू द पावर आयोटा, यहाँ से kx माइनस ओमेगा टी, यहाँ y कैप, एंड फिर से एक बार यहाँ आ जाएगा BR। ओके, एंड यहाँ आ जाएगा B नॉट R e टू द पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा टी, एंड ये किसके अलाउंग, z कैप के अलाउंग। अब हम क्या कर लेते हैं, दो बाउंड्री कंडीशन का यूज कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बाउंड्री कंडीशन के लिए हम सिंपल सा एक कंसेप्ट यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशन के लिए हमारे पास यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव एक मीडियम में है, एंड दूसरे वाले मीडियम में हमारे पास क्या है, ट्रांसमिटेड वेव है। तो उसके लिए अगर मैं बाउंड्री कंडीशन यूज करूंगा तो वो किस तरीके से इक्वेशन चेंज हो जाएगा, वो ये मैं डायग्राम मिटा के आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। आप यहां तक नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। सो देखो अब हम क्या लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन।
सो ये बाउंड्री कंडीशन के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कंटिन्यूअस रहेंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी, कंटिन्यूअस रहेंगी उस मीडियम के लिए, बाउंड्री कंडीशन के लिए। तो वो जो कंडीशन होगी हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मेरे पास मैंने लिखा कि पहले वाले मीडियम के लिए, और यहाँ कंटिन्यूअस रहेंगी एंड वो इक्वल रहेंगी दूसरे वाले मीडियम के लिए भी। तो यहाँ मैं लिखूंगा E2 और यहाँ T, एंड ये किसके लिए, x इक्वल टू 0 के लिए। तो एक दो बाउंड्री कंडीशन आपको याद रखनी होगी, E1T इज इक्वल टू E2T। अब इस पहले वाले मीडियम के लिए अगर बात की जाए तो पहले वाले मीडियम में हमारे पास दो तरह की वेव थी, इंसिडेंट वेव एंड दूसरी थी रिफ्लेक्टेड वेव। तो इंसिडेंट वेव के लिए क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, EI एंड प्लस यहाँ से ER रिफ्लेक्टेड वेव एंड एट बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू E2 के लिए। अब दूसरे वाले मीडियम के लिए जो हमारी वेव थी इंसिडेंट वेव, वो क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो रही थी। तो यहां मैं लिखूंगा कि ET ट्रांसमिटेड वेव एंड यहां भी x इक्वल टू 0। ओके, अब ये वाला चेंज हमको क्या करना है, इंसिडेंट वेव का इक्वेशन है हमारे पास, यहां से देखो, एंड अगेन रिफ्लेक्टेड वेव के लिए भी यहां से इक्वेशन है और ट्रांसमिटेड वेव के लिए भी यहां से इक्वेशन है। बस हमको कंडीशन x इक्वल टू 0 पुट करना है एंड वो इक्वेशन यहां पुट अप करने हैं। तो वो मैं कंटिन्यू कर लेता हूं, देखो जरा क्या बनते हैं इक्वेशन। इंसिडेंट वेव माय डिफरेंस मेरे पास ये कुछ इस तरीके से, एंड यहां से E0 एंड यहाँ से E0 इंसिडेंट एंड e टू द पावर आयोटा, एंड यहाँ से x की वैल्यू तो 0 पुट करेंगे हम, तो ये पूरा टर्म मेरे पास 0 हो जाएगा एंड माइनस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये वाली कंसेप्ट हो गई। अब y कैप में नहीं लिखूंगा यार, वो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड प्लस ER, तो ER के लिए ये वाला इक्वेशन यहाँ से मैंने लिखा E0 ऑफ R e टू द पावर आयोटा, एंड x के लिए 0 पुट किया माइनस ऑफ ओमेगा टी एंड इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड वेव के लिए इक्वेशन है मेरे पास E0 एंड यहाँ से ट्रांसमिटेड वेव e टू द पावर आयोटा, x 0 हो गया माइनस ओमेगा टी, ओके, माइनस ओमेगा टी। अब माय डिफरेंस अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो कि e टू द पावर आयोटा माइनस ओमेगा टी, e टू द पावर आयोटा माइनस ओमेगा टी सब में है, तो वो हम कॉमन निकाल के ये वाली टर्म कैंसिल कर देंगे एंड ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा E0 I प्लस E0 R इज इक्वल टू E0 T। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना चाहूंगा, ठीक है। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे हम, तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन के लिए सेम है, लेकिन हमारे पास वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के लिए है, तो मैं यहाँ यूज करूंगा अगेन अकॉर्डिंग टू सेकंड बाउंड्री कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन कुछ इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट मीडियम के लिए वो भी कंटिन्यूअस रहेंगे एट x इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली वो इक्वल रहेगा H2 दूसरा वाला मीडियम, और यहाँ T लिखा और x इक्वल टू 0। ओके, नाउ माय फ्रेंड्स हमारे पास तो H ए मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, लेकिन इसके लिए हमारे पास तो इक्वेशन नहीं है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन है। क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच का रिलेशन भी पता होना जरूरी है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए और जो रिलेशन होता है वो होता है H इज इक्वल टू, वो होता है सॉरी B इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ H, B इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ H। अब ये म्यू नॉट जो है वो फ्री स्पेस के लिए परमेबिलिटी है, हमको यूज करनी है फर्स्ट वाले मीडियम के लिए। जो फर्स्ट वाला मीडियम है, पहला वाला मीडियम के लिए मैं यहाँ 1 लिखूंगा एंड दूसरे वाले मीडियम के लिए 2 लिखूंगा, ठीक है। ये तो रिलेशन आपको याद रखना है। क्या मैं यहाँ से H की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ? H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट, ओके। अब सिमिलरली हमको वो वाली कंडीशन के लिए ये वाला टर्म इस तरफ यूज करेंगे हम। तो जैसे हम इस वाला इक्वेशन इसमें यूज करेंगे, तो इंसिडेंट वेव के लिए क्या मैं लिखूंगा? BI इंसिडेंट डिवाइडेड बाय, इंसिडेंट वेव किस मीडियम थी? पहले वाले मीडियम में थी, तो क्या मैं इसके लिए म्यू1 लिखना चाहूंगा एंड आल्सो प्लस करूंगा, एंड उसी पहले वाले मीडियम में ही रिफ्लेक्टेड वेव थी, तो यहां मैं BR लिखना चाहूंगा एंड डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टेड वेव भी पहले वाले ही मीडियम में है, तो इसके लिए मैंने म्यू1 लिखा एंड आल्सो इक्वल टू, एंड यहाँ सभी के लिए कंडीशन कौन सी यूज करेंगे हम? x इक्वल टू 0 एंड आल्सो इक्वल टू, एंड यहाँ मैंने B रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या लिखूंगा अभी मैं? दूसरा वाला मीडियम म्यू2 एंड आल्सो x इक्वल टू 0। अब ये वाली कंडीशन हम यूज करेंगे किस वाली इक्वेशन के लिए? ये वाला BI BR एंड सॉरी यहाँ BT आना चाहिए, गलती से हो गया यहाँ ऐसे BT, ओके। अब ये हम सारे रिजल्ट्स वहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देख लेते हैं आंसर क्या निकल कर आता है। सबसे पहले तो यहाँ से जो म्यू1 है वो उसको मैंने बाहर निकाला बहुत ही आराम से, एंड BI वाला इक्वेशन ये वाला इक्वेशन रहा, B0 e टू द पावर यहाँ से आयोटा एंड x तो 0 बनेगा, यानी कि माइनस ऑफ ओमेगा टी एंड ये वाली टर्म, एंड फिर से एक बार
ये बी आर वाला इक्वेशन देखो जरा, बी आर वाला ये वाला इक्वेशन रहा, तो इसके लिए मैंने लिखा माइनस, और यह है मेरे पास बी नॉट ऑफ आर ई टू द पावर आयोटा, और ये 0 माइनस ओमेगा टी एंड ऑल्सो इक्वल टू, ठीक है, एंड ऑल्सो इक्वल टू क्या बनेगा अभी ये ट्रांसमिटेड वेव के लिए, देखो जरा सर यह ट्रांसमिटेड आना चाहिए, बार बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, बी टी। ओके, अभी आप बी टी का इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, वो क्या है, सबसे पहले तो 1/μ2 को मैंने बाहर निकाला, एंड ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कि बी नॉट, ओके, एंड बी नॉट आर ई टू द पावर आयोटा, ये 0 माइनस ओमेगा टी, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ये फिर से एक बार यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगे कॉमन निकाल के, ओके। तो इस साइड का आप नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा के कंटिन्यू कर लेता हूँ इस तरफ। सो देखो इस वाली इक्वेशन से हमारे पास क्या बचा है, तो इस μ1 को मैं उस तरफ भेज दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा बी नॉट ऑफ आई माइनस बी नॉट ऑफ क्या है मेरे पास अगेन बी नॉट ऑफ आई बी नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू, ये μ1 ऊपर चला गया एंड नीचे μ2 बचा, एंड साथ में क्या था बी नॉट ऑफ ट्रांसमिटेड, ठीक है। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया है, लेकिन हमारे पास जो वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ही बोलते हैं। तो वो वेलोसिटी के कुछ हमारे पास प्यारे प्यारे फार्मूलाज है, तो क्या मैं देखो जरा वेलोसिटी v1 पहले वाले मीडियम के लिए, तो वो मेरे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाई बी नॉट ऑफ इंसिडेंट, ओके। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले मीडियम पहले वाले मीडियम के लिए रिफ्लेक्टेड वेव की बात करूं, तो वो रेशियो मेरे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड रिफ्लेक्टेड, ठीक है, बी नॉट ऑफ आर। अच्छा, सिमिलरली दूसरे वाले मीडियम के लिए वेलोसिटी v2 हो जाएंगी, एंड उसके लिए जो सेकंड वाले मीडियम में जो हमारी इंसिडेंट वेव ट्रांसमिट हो रही थी, तो क्या मैं इसको ई नॉट ऑफ ट्रांसमिटेड वेव डिवाइडेड बाय बी नॉट ऑफ ट्रांसमिटेड लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहां से अगर मैं बी नॉट की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी, बी नॉट ऑफ आई इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ आई डिवाइडेड बाय v1। सिमिलरली अब यहां से बी नॉट ऑफ रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ आर डिवाइडेड बाई v1, एंड यहाँ से अब यहाँ से बी नॉट ऑफ ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाई v2। अब ये सारे रिजल्ट्स हम इस वाले इक्वेशन में यूज करेंगे और देख लेते हैं आंसर क्या निकल कर आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, बी नॉट ऑफ आई की जगह पे मैं लिखना चाहूंगा ई नॉट ऑफ आई डिवाइडेड बाई v1 माइनस बी नॉट ऑफ आर की जगह पे आ जाएगा ई नॉट ऑफ आर डिवाइडेड बाई v1 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे ये तो μ1 डिवाइडेड बाई μ2 एज इट इज रहने दिया, बी नॉट ऑफ टी के लिए यहाँ से ई नॉट ऑफ टी डिवाइडेड बाई v2, क्या यहाँ से v1 कॉमन निकाल के उस तरफ भेजा जा सकता है, तो मैं यहाँ लिखा ई नॉट ऑफ आई माइनस ई नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू v1 उस तरफ चला गया, तो ऊपर है μ1 v1 डिवाइडेड बाई यहाँ से μ2 v2 बनेगा, एंड यहाँ से ई नॉट ऑफ टी, ओके, बढ़िया यहाँ तक। और ये जो हमारे पास μ1 v1 μ2 v2 आ गया है, ये इसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता है और वो कांस्टेंट है बीटा, ठीक है। अब यहाँ से मैं लिखूंगा यहाँ से वेयर क्या है मेरे पास बीटा इज इक्वल टू μ1 v1 डिवाइडेड बाई μ2 v2, तो ऊपर वाला इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से रीअरेंज होके कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देखो जरा कि ई नॉट ऑफ आई माइनस ई नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया बीटा और यह है ई नॉट और यह ट्रांसमिटेड। अब इसको इक्वेशन नंबर में सेकंड देना चाहूंगा। मेरे पास दो प्यारे प्यारे इक्वेशन आ गए हैं, पहला वाला तो इक्वेशन ये वाला फर्स्ट है, ओके, एंड दूसरा वाला इक्वेशन ये है मेरे पास इक्वेशन सेकंड। अब इसी दो इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और हमारा फ्रेजनेस इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसको ऐड करूंगा इक्वेशन 1 एंड 2 को, एंड बाद में इसी दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो देख लेते हैं मेरे पास क्या निकल कर आता है आंसर। तो यहां तक नोट कर लिया होगा, आई होप कि आपने अच्छी तरीके से। देखो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ऐड कर लेता हूं इन दो इक्वेशन को। तो यहां हम लिखेंगे ऐसा थोड़ा सा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। जैसे हम इन दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इक्वेशन मेरे पास क्या बनते हैं, देखो जरा। सबसे पहले तो मैं पहले वाला इक्वेशन लिखना चाहूंगा, ये वाला, ये है मेरे पास ई नॉट ऑफ आई माइनस ई नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू बीटा ई नॉट ऑफ टी, एंड ये ऐड करना है हमको किसके साथ, इसके साथ ई नॉट ऑफ आई प्लस ई नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ टी।
ओके बढ़िया, यहाँ तक ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड ये 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट ऑफ आई बनेगा एंड ऑल्सो इक्वल टू ये क्या बनेगा बीटा ई नॉट ऑफ टी प्लस ई नॉट ऑफ टी। यहाँ से ई नॉट ऑफ टी कॉमन निकाला जाएगा और ये 2 उस तरफ भेजा जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा ई नॉट ऑफ आई। ओके एंड यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस या बीटा प्लस 1। ओके बीटा प्लस 1 एंड ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था वो डिवाइडेड में चला गया और यहाँ लिखा मैंने ई नॉट ऑफ टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, मैं इसको थर्ड देना चाहूँगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरे पास जो थर्ड इक्वेशन है ये एक फ्रेजनेस इक्वेशन आ गया इंसिडेंट वेव के लिए। अब सिमिलरली हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव के लिए इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके अब देखो जरा, सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं इसको, सब्सट्रैक्टेड इक्वेशन कौन सा वाले से कौन सा करूं, ठीक है 1 इन इक्वेशन 2। ओके अब जैसे मैं 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले तो मैं ऊपर लिखूंगा, फर्स्ट वाला लिख लेता हूं। जैसे मैं ऊपर फर्स्ट लिखूंगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बनता है। देखो जरा, ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर इज इक्वल टू ई नॉट टी एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ मेरे पास आ गया ई नॉट आई माइनस ई नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू बीटा ई नॉट और यहाँ टी एंड इसका क्या कर रहे हैं हम, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सब्सट्रैक्शन करते समय नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दो कुछ इस तरीके से, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू एंड ये क्या बनेगा ई नॉट ऑफ टी माइनस बीटा ई नॉट ऑफ टी। ओके फिर से एक बार ई नॉट ऑफ टी इसमें से हम कॉमन निकालेंगे एंड ये मेरे पास आ गया 2 ई नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास बन रहा है, मेरे पास ये क्या बनेगा देखो जरा 1 माइनस बीटा एंड यहाँ से क्या बाहर निकला ई नॉट ऑफ टी। क्या मैं यहाँ से ई नॉट ऑफ टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ बिल्कुल इस वाली इक्वेशन से, तो इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मेरे पास आएगी 2 ई नॉट ऑफ आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा एंड ये किसकी वैल्यू आ गई ई नॉट ऑफ टी एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर दे दूंगा 4 एंड 4 वाले का यूज करूंगा इन इक्वेशन 3 एंड देख लेते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है सो देखो माय डिफरेंस क्या लिखूंगा मैं यहाँ से, यूज इक्वेशन कौन सा 4 इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन में 3 में, तो क्या करेंगे देखो वी गेट। तो सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ से ई नॉट ऑफ आई इज इक्वल टू यहाँ से बीटा प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय नीचे है 2 इंटू ई नॉट ऑफ टी की जगह पे क्या मैं ये वाला इक्वेशन पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट ऑफ आर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1 माइनस बीटा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा है मेरे पास देखो जरा ई नॉट ऑफ आई इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा एंड यहाँ से ई नॉट ऑफ आर। अगर मैं ई नॉट ऑफ आर की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो ई नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू ये इस तरफ चला गया तो 1 माइनस बीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा लिखूं क्या इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ एंड यहाँ से ई नॉट ऑफ आई एज इट इज। सो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 5। सो माय डियर फ्रेंड्स ये जो 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गए हैं जो जिसको मैं अभी बॉक्स करने वाला हूँ, ई नॉट ऑफ आई का एंड दूसरा है ई नॉट ऑफ आर का, तो इन्हीं 2 इक्वेशन को बोला जाता है फ्रेजनेस इक्वेशन। सो मैं यहाँ लाइन लिखूंगा कि इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5 आर कॉल्ड एज ए कौन सा इक्वेशन, फ्रेजनेल्स इक्वेशन। ठीक है फ्रेजनेल्स इक्वेशन। सो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। अब इन इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5 का, इन 2 फ्रेजनेल्स इक्वेशन का यूज करके जो हम रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिट क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो इन 2 इक्वेशन का यूज करके वो आगे वाला काम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो बस इसी वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप एंड तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।